नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की जो डिक्लेयर हो चुकी जो भर्ती है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, जिसको आप लोग रीट मेंस कहते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक ठोक देना है, क्योंकि आज जो ये क्लास होने वाली बड़ी महत्वपूर्ण उस क्लास होने वाली है, क्योंकि अब हम रीट वालों की तैयारी के लिए बेहतरीन और शानदार सवाल लेकर आए। एक एक सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा, और आप विश्वास रखिएगा, इत्मीनान रखिएगा, एक एक सवाल का पोस्टमार्टम होगा और उस पोस्टमार्टम में से ही आपका कोई ना कोई सीधा सीधा सवाल आएगा। तो पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए और चैनल को आगे भी बढ़ा दीजिए। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, ये सवाल पूछा है आपसे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर और जोधपुर। बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है और गजब का सवाल पूछा है। देखिए, 70 डिग्री देशांतर आपसे पूछा है, कहां से होकर गुजरता है, बता दीजिए कि भाई अजू परमार ऑफिशियल, कैलाश बामणिया बांसवाड़ा, संगीता परिहार, ललिता कुमावत, अजू परमार ऑफिशियल, ललिता कुमावत, उमर दराज, फिरोजा, योगेश रावत, संगीता परिहार, कैलाश बामणिया बांसवाड़ा। फटाफट अपना आंसर बताना और तगड़े तगड़े आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पूछा कितना है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से निकलता है ये आपको बताना था। बहुत बढ़िया भाई, नितेश बैरवा ने सबसे पहले आंसर दिया है और इसका राइट आंसर है वो है भाई जैसलमेर। अपने राजस्थान के अंदर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो कहां से होकर गुजरता है भाई, वो जैसलमेर से होकर गुजरता है। देखिए, सवाल अच्छा और बेहतरीन बनने वाले हैं, क्योंकि आप जिस व्यक्ति जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन परीक्षाओं का अब लेवल बदल चुका है। तो एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है भाई, जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये सवाल था। लेकिन आपसे अगर सवाल ये पूछा जाता कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, बढ़िया सवाल पूछा जाता। और अगर पूछ ले कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, बढ़िया सवाल है। और मध्यवर्ती देशांतर जो राजस्थान के मध्य से होकर गुजरता है, वो अगर देशांतर अगर आपसे पूछे तो याद रखना मेरे भाई, भूलना मत। कई बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं और उसमें आप कहोगे सर ये होगा 74 डिग्री 74 डिग्री देशांतर। 74 डिग्री देशांतर है जो मध्यवर्ती राजस्थान से होकर गुजरता है, गंगानगर से होते हुए यूं यूं नीचे तक निकलता है। ये आपको याद रखना था। कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और तगड़े वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जाएगा कि बताओ भाई, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश आपके बारे में पूछा है, मध्यवर्ती देशांतर पूछा है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, अगर राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश आपसे पूछ लेता, अगर आप इसका क्या जवाब देते, तो इसका भी आपको जवाब देना था और तगड़ा जवाब देना था और डंके की चोट पे जवाब देना था कि सर राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है वो देशांतर कौन सा है। अच्छा सवाल पूछा जाता और आपको ये बताना था कि राजस्थान का मध्यवर्ती पूछा है आपसे। क्या पूछा है भाई, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश पूछा है ना, मध्यवर्ती अक्षांश, तो वो है 27 डिग्री अक्षांश। कितना भाई, 27 डिग्री अक्षांश है। ये भी आपको याद रखना था। सवाल अच्छे हैं, सवाल तगड़े हैं, क्योंकि आपको पता है 23-3 से 30-12, 23-3 से यहाँ से शुरू होता है, राजस्थान की शुरुआत होती है 23 डिग्री 3 मिनट से, 30 डिग्री 12 मिनट पर समाप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से कहां तक, 78 डिग्री 17 तक ये क्या पहुंचता है भाई, ये है। इन देशांतरों के बीच में राजस्थान क्या है, स्थित है। कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि 2 देशांतरों के बीच में दूरी कितनी होती है, तो 2 देशांतरों के बीच की जब दूरी पूछी जाती है तब आपको बताना है भाई कि 2 देशांतर होते हैं और 2 अक्षांश होते हैं। क्या पूछा जाता है कि 2 देशांतर होते हैं, उनमें अंतर कितना होता है। तो देखिए, 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है, वो 1 डिग्री देशांतर में जो अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है, ये तो देशांतर किसके बारे में बताते हैं, देशांतर समय का बारे में जानकारी देते हैं, समय का क्या करते हैं, निर्धारण। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता अक्षांश के बारे में कि 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी है, तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाता और 2 अक्षांशों के बीच में दूरी पूछे, 2 अक्षांश है और 2 अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी है भाई, 111 किलोमीटर होती है। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना
रखना है, सीधे सीधे सटीक सटीक सवाल है, तगड़े तगड़े सवाल है जो अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार ये सीधी सीधी लाइनें दे दी जाती है और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, धैर्य से देखना है, ईमानदारी से देखना है और सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। सवाल है ये वाला, क्या पूछा है, दौसा शहर है अपने राजस्थान के अंदर, दौसा है और दौसा आपको पता होगा कि दौसा अपने आमेर के कछवाहों की पहली राजधानी थी। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि कछवाहों की राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी थी, तो आपको बताना है कि भाई ये वाला था। ठीक है भाई। और अगला सवाल है कि आपसे पूछा दौसा शहर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, बताओ भाई। महिपाल तंवर का बढ़िया पेपर हुआ, रेगुलर क्लास देख रहे हो तो बढ़िया ही होगा, है ना। और अब आप वापस छुट्टियां उट्टियां मना लो, कम बैक कर लो क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है जल्दी। ऑलराउंडर दिनेश जाखड़, मनु हनुमान जी का लाडला, सुमन सोनू। तो इसका राइट है कि दौसा का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर। देखो जब भी मानगढ़ की पहाड़ी के बारे में बात करें तो आप कहोगे बांसवाड़ा के अंदर है। अलवर के अंदर कौन सी पहाड़ियां है भाई, अलवर के अंदर आपको पता होगा तो अलवर के अंदर है एक तो बाबाई, ये कौन सी है, बहराच है। फिर आपसे पूछा है कमलनाथ पर्वत, तो उदयपुर के अंदर है। तो फिर देवगिरी की पहाड़ी पर कौन सा है भाई, देवगिरी की पहाड़ी पर कौन बसा हुआ है, दौसा बसा हुआ है। दौसा कौन सी पहाड़ी पर, देवगिरी की पहाड़ी पर है, याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपादित हुआ। सवाल पूछा गया है आपके लेटेस्ट सीईटी के अंदर राजस्थान की सिविलाइजेशन यानी राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। सवाल क्या था कि किसके नेतृत्व में, ये नहीं पूछा है कि किसके द्वारा किया गया, नेतृत्व करने वाला बंदा कौन था ये पूछा है आपसे। कौन सी सभ्यता का उत्खनन कार्य करने वाला, आपसे पूछा है आहड़ सभ्यता का। चार ऑप्शन है, वीएस वाकणकर, एचडी सांकलिया, बीबी लाल और वीएन मिश्रा। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर क्या कर दिया जाता है भाई, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछ लिया जाता है और अधीनस्थ बोर्ड ऐसे अक्सर क्या देते हैं, सवाल के आंसर देते हैं। तो आपसे कौन सा सवाल पूछा है, आपसे सवाल भी अच्छा पूछा है, तगड़ा पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। राजस्थान की सभ्यता, और कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। अब आहड़ सभ्यता के बारे में अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता और आहड़ सभ्यता का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था और ये किया गया था एच डी सांकलिया के द्वारा। और इनके साथ कौन थे, तो इनके साथ है वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये सवाल आपके हूबहू छपा के नहीं छपा था। आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है और फैक्ट टू फैक्ट याद रखनी है। सवाल एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। क्या क्या सवाल इसके बारे में पूछा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को ध्यान रखना कहा जाता है ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है। और इसको क्या कहा जाता है भाई, और इसको कहा जाता है आगाटपुर कहते हैं। कौन सा पुर कहा जाता है, आगाटपुर कहा जाता है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान के अंदर इसको कहा जाता है धूलकोट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। और यह सभ्यता किस नदी के किनारे डेवलप हुई थी, तो नदी का नाम याद रखना भाई, आयड़ नदी। कौन सी नदी, आयड़ नदी। और आयड़ नदी किसकी सहायक नदी है, आयड़ बनास की सहायक नदी होने के कारण इस सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है भाई, बनास संस्कृति कहा जाता है। ध्यान से देखना कि सवाल कभी पूछ ले और सवाल पूछे कि आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है क्योंकि यह बनास नदी के किनारे स्थित है। क्या यह बनास नदी के बहाव क्षेत्र में शामिल है, क्या यह आयड़ नदी के किनारे होने के कारण और आयड़ की सहायक नदी होने के कारण बनास संस्कृति, तो याद रखना आयड़ नदी। फिर आपको याद रखना है इसके बारे में, और तगड़ा सवाल है। अब जैसे आपसे कालीबंगा के बारे में पूछा था, कालीबंगा कितने स्तरों पर खुदाई हुई थी, तो 5 स्तरों पर। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि आहड़ का उत्खनन हुआ था वो कितने स्तर पर हुआ। तो इसका जो उत्खनन हुआ ना भाई, इसकी जो खुदाई हुई थी वो 3 स्तरों में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ बोर्ड आजकल ऐसे सवाल फेंक रहा है आपके सामने, दबा के फेंक रहा है, याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, इसी के बारे में। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि यहां पर मिला क्या क्या है। तो देखिए यहां पर क्या मिला है भाई, यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मिले भाई, वाटर हार्वेस्टिंग के अवशेष मिले। वाटर हार्वेस्टिंग के अवशेष का मतलब क्या होता है भाई, तो यहां पर पानी के शुद्धिकरण के लिए
चक्रकूप पद्धति, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रकूप पद्धति के क्या मिले हैं भाई, चक्रकूप पद्धति के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यहां पर एक बैल की मूर्ति मिली है और उस बैल की मूर्ति को क्या कहा गया है भाई, यहां पर जो बैल मिला है उसको कहा गया है बनासियन बुल। और कई बार पूछा जाता है बनासियन बुल की प्रतिमा किस सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में मिली है। कौन सी सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में मिली है। अब देखिए आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए, सवाल पूछा जाता है कि यूनान की मुद्राएं मिली है, तो यहां पर क्या मिली है, यूनानी मुद्राएं। और सवाल यह पूछा गया था कि राजस्थान की किस सभ्यता में यूनानी मुद्राएं मिली हैं, और उन मुद्राओं पर यूनान के देवता है जिनका नाम है अपोलो, और अपोलो का इन मुद्राओं पर क्या भाई चित्र है। और यह पहचान कैसे की गई, तो यूनान की मुद्राएं और इनकी मुद्राएं सिमिलर है, और यूनान के देवता अपोलो और अपोलो का इसके ऊपर क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, किसी जमाने में आहड़ सभ्यता या आहड़ संस्कृति जो थी बहुत डेवलप थी, और इनका संबंध यूनान यानी यूनान जैसे देशों से था। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर क्या मिले, यहां पर अनाज रखने के 2 गोरे और कोठे मिले हैं। क्या मिले हैं भाई, यहां पर गोरे और कोठे मिले हैं। गोरे या फिर इनको कोठे, और गोरे या कोठे किसको कहा जाता है भाई, यहां पर अनाज रखने के, अनाज के क्या मिले, भंडार है, अनाज रखने के क्या मिले भाई, पात्र मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बिना हत्थे की क्या मिली है भाई, बिना हत्थे की सुराही मिली है। यह भी आपको याद रखना, बिना हत्थे की सुराही मिली है। इसके अलावा यहां पर क्या मिला, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, बिना हत्थे की सुराही के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर क्या मिला है भाई, सबसे बड़ी बात क्या बताओगे आप, छपाई के ठप्पे मिले। छपाई के क्या होते हैं भाई, ठप्पे। छपाई के लकड़ी के यहां पर क्या मिले, ठप्पे, ताकि कपड़ों पर क्या की जाए, अच्छे से छपाई की जाए, इसके लिए आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। सवाल है ये, हाँ, निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं थे। तो आपको बताना है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं थे। स्वामी गोपाल दास, रघुवर दयाल गोयल, बद्री प्रसाद, सत्यनारायण सराफ। तो आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है, कौन थे भाई, बताओ। वेरी गुड। अच्छा सवाल पूछा है भाई, बीकानेर षड्यंत्र केस के बारे में आपसे सवाल पूछा है। अगर आप लोगों ने प्रमुख प्रजामंडल पढ़े हैं तो आपको याद होना चाहिए, सवाल अच्छे अच्छे हैं और तगड़े तगड़े। बीकानेर प्रजामंडल आप में से किसी ने पढ़ा है तो वो अच्छे से इसका क्या कर सकता है भाई, बता सकता है कि इसमें कौन थे और कौन नहीं थे। तो ये बीकानेर प्रजामंडल तो बड़ा प्रसिद्ध था। और यहाँ पर एक कांड होता है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, और बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, सर देखिए बीकानेर षड्यंत्र केस है, यह एक मुकदमा चला गया था। और यह मुकदमा किसके द्वारा, किसके ऊपर चलाया गया था भाई, स्वामी गोपाल दास के द्वारा पर चलाया गया था। एक्चुअल में यह बीकानेर षड्यंत्र केस था क्या, पहले बात तो यह याद रखना। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा था क्या, इसके बारे में जब भी आपसे पूछे तो कहते हैं कि ये बीकानेर षड्यंत्र केस होता है, ये कब होता है भाई, ये 26 जनवरी 1930 को होता है। क्यों होता है, तो यहां पर कहते हैं कि बीकानेर के अंदर एक नारा दिया जाता है, बीकानेर के अंदर नारा दिया जाता है, बीकानेर रियासत में, अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। तो अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो, ये एक नारा दिया जाता है। और यहां पर कहते हैं कि देश प्रेम की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसके अंदर कहते हैं स्वामी गोपाल दास थे, रघुवर दयाल थे। रघुवर दयाल के अलावा कौन थे भाई, तो आपको याद रखना है भाई इसके अंदर और कौन थे, बद्री प्रसाद थे। बद्री प्रसाद थे तो कौन नहीं थे इनमें, तो इनमें ये नहीं थे भाई सत्यनारायण सराफ। क्या होता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, इनके ऊपर कि आप लोग हमारी जनता को क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। बस इतनी सी बात थी,
है ना। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की बात है। महाराजा गंगा सिंह 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे, तो पीछे क्रांतिकारियों ने देखा कि गंगा सिंह जी बाहर है, थोड़ी मौज कर देते हैं, उसके चक्कर में ऐसा होता है। और आपको यह भी याद होगा कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। 1921 से 1925 तक नरेंद्र मंडल के ये क्या थे, अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। राजस्थान में बेर भी है और खजूर भी है, और इनका अनुसंधान केंद्र किस जिले में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में। राजस्थान का एग्रीकल्चर आप लोगों ने पढ़ा है, राजस्थान की अगर आपने कृषि पढ़ी है तो आपको इस बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन तरीके से आंसर आता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि सवाल बेर का तो भाई साहब कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया है। बताओ कौन सा है। वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट बताओ भाई। तो बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? अरे भाई बेर, बेर फॉर बेर, बेर जिन्हें राजस्थान का सेव कहा जाता है, कहां पर है? तो आपको ये याद रखना, ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर में है बेर और खजूर। सबसे बड़ी बात ये, और सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ मेरे भाई खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, और यहां पर आप फंस जाओगे। और यह सवाल पूछा गया है, राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? उस समय आप कहोगे सर ये बीकानेर में नहीं है, तो फिर ये कहां पर है? तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र है भाई अपने एक गांव है जिसका नाम है सागर भोजका। और सागर भोजका गांव कहां पर है? सागर भोजका जैसलमेर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है भाई। सवाल अच्छा है, तगड़ा वाला सवाल, और ऐसे सवाल सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है ये वाले, ये सवाल तगड़ा पूछा है कि आदिवासियों का वृक्ष, आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है? लो भाई लो, है ना। आप लोग पार्टी वार्टी करते हो, बहुत बढ़िया, अभी पार्टी करते हो, करते रहो। हाँ, तो इनमें से आपको बताना है कि आदिवासियों के द्वारा किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? महुआ, धौक, सागवान और खस। और बता दूं मेरे प्यारे बंधु, इन चारों सवालों के सवाल, चारों ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शनों के सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ठोक ठोक कर पूछे गए हैं, और ठोक ठोक के आपको आंसर बताने हैं सबके बारे में। बताइएगा, राजस्थान की अगर आप वनस्पति पढ़ते हो और राजस्थान की वनस्पति और वन्य उपजों को पढ़ते हो, तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि बताओ भाई कौन सा पेड़ है और कौन से पेड़ के बारे में ये बात हो रही है। अच्छा सवाल पूछा है, तगड़ा वाला सवाल भी पूछा गया है। तो बताओ भाई कौन सा वृक्ष है जिससे क्या बनती है भाई? शराब बनती है। शराब क्या बनती है भाई? शराब बनती है। अब आप बताओगे कौन सा भाई? तो आप कहोगे सर ये है महुआ। महुआ के बारे में अच्छे अच्छे सवाल क्या बनते हैं? महुआ से बनती है शराब। क्या बनती है? शराब बनती है। और महुआ से बनी शराब को कहा जाता है मावड़ी। क्या कहा जाता है भाई? मावड़ी। महुआ को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है भाई? कल्प वृक्ष। और अब देखिए अगला सवाल क्या बनेगा इसके बारे में कि राजस्थान में सर्वाधिक महुआ का किस जिले में होता है? तो जब भी सर्वाधिक महुए के बारे में जब भी आपसे पूछे, तब आपको जवाब देना है सर सर्वाधिक होता है उदयपुर जिले में। किस जिले में होता है भाई? उदयपुर जिले में महुए का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखने। आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल में से आपके आया है ये महुआ सही है, लेकिन धोक के बारे में याद रखना है कि धोक वन अपने राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक वन कौन सा है? तब आप कहोगे सर सर्वाधिक पाया जाने वाले धोक। धोक याद रखना। और धोक से रिलेटेड अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े क्या बनते हैं भाई? सवाल बनते हैं। पता है आपको धोक के बारे में? देखिए तो धोक के बारे में जब भी आपसे पूछे धोक या फिर धोकवन, ये धोकवन को क्या कहा जाता है? धोकड़ा कहा जाता है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के 60% भाग पर विस्तृत है, तो राजस्थान के 60% भाग पर कौन से वृक्ष विस्तृत है? धोक। और आपको यह भी पता होगा सर्वाधिक धोक कहां पर होता है? तो सर्वाधिक होता है भाई दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर यह सबसे ज्यादा होता है, यह भी याद रखना है। सागवान। सागवान के बारे में जब भी सवाल पूछे आप कहना कि सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होता है, ये तो आपको याद रखना ही है। क्या उपयोग होता है इसका उपयोग? तो इसका उपयोग कहां पर होता है भाई? इसका उपयोग होता है फर्नीचर बनाने में। क्या बनाने के लिए? फर्नीचर बनाने में इसका
उपयोग होता है, याद रखना है। फिर आपको याद रखना है खस। तो खस कैसी घास है? खस एक सुगंधित घास है और इस सुगंधित घास से क्या बनता है भाई? इस सुगंधित घास से क्या बनता है भाई? तो याद रखना, इससे एक तो बनता है इत्र, परफ्यूम, और क्या बनता है भाई? शरबत बनता है। क्या बनता है भाई? शरबत। और खस की जो जड़ होती है उस जड़ से बनता है तेल। क्या बनता है भाई? तेल। और सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक तो भरतपुर में पाई जाती है। भरतपुर हो गया, भरतपुर के अलावा सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर के अलावा करौली हो गया, करौली के अलावा कौन सा पुर हो गया? धौलपुर हो गया। यहाँ पर पाई जाती है। और मेरे प्रभु, ये सारे के सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। एक एक सवाल को अच्छे से याद रखना है क्योंकि सारे सवाल पूछे जा गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल भी आपको गजब का मिलेगा। उस सवाल को देखने से पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है भाई? लाइक कर देना है फटाफट। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक परंपरागत जल संरक्षण की एक टेक्निक अपनाई गई थी। उस टेक्निक का क्या नाम है? कुंडी है, टांका है, खड़ीन है, जोहड़ है, अर्थात है क्या? उसका नाम क्या है? उस नाम के बारे में आपको बताना है। बता दीजिए भाई। सवाल तगड़ा है, गजब का सवाल है, बिल्कुल। हाँ, हरी जाट ने कहा है। हरी जाट हमारे यहाँ पर जल्द ही सूचना सहायक का जो बैच है उस बैच की पूरी टीम दिन रात रिकॉर्डिंग में लगी हुई है और कुछ ही दिनों में आपके YouTube पर भी इसके वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो आप निश्चित रहिए, इत्मीनान रखिए, हम आपके लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास आपको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ और एक सफल व्यक्तित्व की तरफ ले जाने का कार्य करेगी। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो परंपरागत रूप से क्या की जाती है भाई? खेती की जाती है। अच्छे से आपको बताना है और तगड़े तरीके से बताना है। और अक्सर मेरे भाई ऐसे सवाल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं और वहां पे आप लोग कई बार क्या होते हैं भाई? कंफ्यूज वगैरह भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? फटाफट आंसर बताइएगा भाई। कई बार सवाल पूछा गया है इसलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा है, बताइएगा क्या होता है भाई? तो देखिए, ये होता है खड़ीन। खड़ीन क्या होता है भाई? खड़ीन क्या होता है भाई? खड़ीन के बारे में याद रखना, यह होती है अस्थायी झीलें। अस्थायी झीलें सर्वाधिक कहां पर? जैसलमेर में। कहता है कि बरसात आती है, जैसलमेर में अस्थायी झीलें बन जाती है और अस्थायी झीलों के कारण वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पर किसकी फसल होती है भाई? रबी की फसल होती है। रबी की क्या होती है? फसल। और रबी की फसल में भी दो तीन फसलें होती हैं। एक तो होता है भाई अपने सबसे ज्यादा जीरा, यहाँ पर क्या होता है? जीरा। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? रायडा। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? रायडा के अलावा क्या होता है? राई होती है ना, राई। इसके अलावा क्या होता है भाई? इसबगोल भी यहाँ पर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और गेहूं। और क्या होता है भाई? गेहूं होता है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो खेती होती है इसको क्या कहा जाता है भाई? इन झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाया झील कहा जाता है। प्लाया झील। और प्लाया झील इसलिए क्योंकि प्लाया कृषि भी कहते हैं, प्लाया झील भी कहते हैं, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों के दिमाग की उपज थी जिसके कारण यहां पर क्या होने लगी? खेती वेती होने लगी थी। अब देखिए आगे बात करते हैं। कुंडी, छोटी जो टंकी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? कुंडी कहते हैं। अपने घर के बाहर कुंडी होती है, गांव में देखा होगा आप लोगों ने। जब हमारे घर का जो सामने जो शाम को हम लोग खाना पीना करते हैं उसके बाद जो भी अनाज जो सब्जी वगैरह होती है तो हम लोग कुंडी में डाल देते हैं ताकि जो पशु पक्षी है वो उसको खा सके और अपना जो अनाज है, हमारा धान है, वो भी क्या हो? वेस्ट नहीं हो। वो तो आपको पता ही पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि अपने राजस्थान में टांका, टांका क्या कहते हैं? तो परंपरागत जल संरक्षण का क्या है भाई? परंपरागत जल संरक्षण का यहाँ पर क्या है भाई? यह विधि है। और आपको यह भी याद रखना होगा राजस्थान का कौन सा किला है वो टांका पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जयगढ़, जयगढ़ के अंदर क्या बने हुए भाई? टांके बने हुए। जोहड़, जोहड़ क्या है भाई? तो जोहड़ शेखावाटी के अंदर कुओं को क्या कहा जाता है भाई? शेखावाटी में जो कुएं होते हैं या फिर जल संरक्षण की विधि है उसको क्या कहा जाता है? जल संरक्षण की विधि। जिनमें टांके होते हैं छोटे छोटे उनको कहा जाता है जोहड़। और सवाल पूछा जाता है
कि जौहड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है भाई? तो जौहड़ वाले बाबा के बारे में जब भी आपसे पूछे आप कहना सर राजेंद्र सिंह राठौड़ को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह राठौड़ वही व्यक्ति जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है भाई? इनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। याद रखने हैं, अच्छे अच्छे सवाल है। अक्सर ऐसे सवाल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे आपके सामने परोसे जाते हैं। अभी मैं आपके सामने परोस रहा हूं। वैसे आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा भाई। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है? हाँ, कथन है और कथन के बाद आपके सामने निष्कर्ष दे रखा। कितना बढ़िया सवाल पूछा है। इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है और यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में पाई जाती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार की मिट्टी के बारे में बात हुई है। 4 ऑप्शन है, देखो अब बताओ डापा चौक वाले सवाल दिए कि नहीं दिए? एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्पीसोल्स या वर्टिसोल्स? बताइए राइट आंसर क्या है कि ये मिट्टी है, इसके अंदर क्ले की मात्रा पाई जाती है। क्ले की मात्रा के अलावा क्या पाया जाता है? ये जो मिट्टी है इनका विस्तार है झालावाड़, कोटा, बूंदी के अंदर। अब आपको बताना है कौन सी मिट्टी है। अच्छा सवाल है। एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्पीसोल्स या वर्टिसोल्स? मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण पूछा है। रमेश मेघवंशी, संगीता परिहार और सब बढ़िया बढ़िया आंसर दे दो। राजस्थान की प्रमुख मृदा अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सर ये तो गारंटी है कि यही सवाल मेरा क्या होगा, सही होगा। तो अब बताओ, सवाल अच्छा है और गजब का सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है और इस सवाल का आपको आंसर देना है, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका बेहतरीन तरीके से क्या देंगे भाई, आंसर भी देंगे। फटाफट आंसर बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसके बारे में पूछा है? मृदा के बारे में पूछा है। और मृदा भी कौन सी पूछी है भाई? इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स के बारे में बात हो रही है। तो बताओ कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? और ये बात आपको पता है अच्छे से। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं उस समय सवाल सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं, बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या है भाई इसका? अरे बताओ कौन सी मिट्टी है? गलत नहीं बताना है, अच्छे से आंसर देना है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है कि सर नितेश विकास खमियादा, हाँ माधुरी भार्गव, महेंद्र वडेरा और कौन है? संगीता परिहार, पवन पटेल, रमेश मेघवंशी। तो इसका राइट आंसर है भाई कौन सा? वर्टिसोल्स। अब बात कर लेते हैं वर्टिसोल्स क्या होता है। वर्टिसोल्स से रिलेटेड कैसे कैसे अपनी प्रतियोगिता में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो देख मेरे भाई, बात पूछी है वर्टिसोल्स के बारे में और यह सवाल जो भी दे के आएगा ना, गलत नहीं करके आएगा, क्योंकि सवाल छपेगा मतलब छपेगा, है ना। क्योंकि पारी के अंदर आपके क्या होने वाले हैं? पेपर होने वाले हैं। तो वर्टिसोल्स को कैसी मिट्टी कहा जाता है? अरे भाई साहब, काली मिट्टी कहते हैं इसको। कैसी मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं इसको। काली मृदा या काली मिट्टी कहते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा इसके बारे में और इसके बारे में ये पूछा भी जाएगा, बताओ भाई सर्वाधिक कौन सा भाग में पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है हाड़ौती में। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो गया। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि आपसे वर्टिसोल्स पूछ ले। आपसे पूछ लिया एंटीसोल्स मृदा। अब आपसे पूछा कौन सी मृदा? एंटीसोल्स मृदा। तो जो जो पीली मिट्टी होती है, पीली के अलावा कैसी होती है भाई? भूरी मिट्टी होती है। इस मिट्टी को कहते हैं कौन सी मिट्टी? एंटीसोल्स मिट्टी। और इस मिट्टी के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है एंटीसोल्स। कौन सी सोल्स है? एंटीसोल्स है। किस भाग में पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में पाई जाती है, याद रखना। इंसेप्टिसोल्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, बात इंसेप्टिसोल्स की हुई है तो इसको कहते हैं आर्द्र मिट्टी। यानी इस मिट्टी के अंदर क्या होती है भाई? नमी की मात्रा होती है, आर्द्रता की मात्रा होती है। कहां पर पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, याद रखना, आर्द्र जलवायु में। अब ये कैसी मिट्टी होती है? तो आपको ये बताना है कि सर ये जो मिट्टी होती है ये राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में पाई जाती है। फिर पूछा है अल्फी सोल्स। कौन सी सोल्स?
अल्फी सोल्स मिट्टी को क्या कहा जाता है भाई? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। या फिर जलोढ़ मिट्टी के अलावा इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं मटियारी। और मटियारी मिट्टी का सर्वाधिक अगर आपसे विस्तार पूछे तो विस्तार आप क्या बताओगे? पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है मिट्टी। प्रभु सारे सारे सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, एक भी सवाल छोड़ना मत, एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अब आपका वो दौर है जिस दौर के अंदर अब आपको भागना है बेहतरीन और तेज स्पीड में। याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। और अगला सवाल है ये, क्या पूछा है भाई? क्या गजब पूछा है आपसे। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है भाई? बताइएगा। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी, बताइएगा। बढ़िया सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं ठोका है फटाफट लाइक ठोक दीजिए। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? अरे प्यारे बंधु, ऐसे सवाल सारे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, तो फिर अब घबराना काहे का है। सीधे सीधे आंसर ही बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? आंसर ही बताने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, अरे भाई गोगा जी के बारे में पूछा है। और गोगा जी के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? अच्छे से जवाब देना है और तगड़े तरीके से आंसर देना है। बताओ राइट आंसर क्या है इसका? वेरी गुड। गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला देखो, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद महीने में। और भाद्रपद महीने में भी कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी के बारे में याद रखना, इस नवमी को कहते हैं कौन सी नवमी? गोगा नवमी। गोगा नवमी कहते हैं, याद रखना। आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं ना, कोई काला सांप देखते हैं और काला सांप बड़ा होता है, उसको देखकर ये कह देते हैं भाई साहब जी ये तो क्या है? गोगा जी है। गोगा जी देखा कभी? तो कहते हैं ये तो गोगा जी है। और गोगा जी मतलब काला, काला मतलब कृष्ण पक्ष, है ना। अब गोगा जी के बारे में याद रखना है, गोगा जी के मेले कहां कहां पर लगते हैं। तो प्रभु मेले इनके तीन हैं, तीनों मेलों के बारे में याद रखना। एक है धुरमेड़ी। धुरमेड़ी कहां पर है? नौहर के अंदर है। नौहर कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। तो धुरमेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। और फिर आपसे पूछा जाएगा शीर्ष मेड़ी के बारे में कि शीर्ष मेड़ी कहां पर है? तो शीर्ष मेड़ी है भाई ददरेवा के अंदर। और ददरेवा कहां पर है? ददरेवा चूरू के अंदर है। और आपसे पूछा जाएगा गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो गोगा जी की ओल्डी है भाई सांचौर के अंदर। सांचौर कहां पर है? तो सांचौर आपको पता है जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, जालोर जिले में। फिर आपको यह भी याद रखना है इनके बारे में बेहतरीन सवाल पूछे जाएंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी के माता और पिता का नाम पूछा जाएगा। तो गोगा जी के बारे में याद रखना माता और पिता। और माता और पिता के बारे में याद रखना गोगा जी। और गोगा जी कहां पर? गोगा जी जेब में। तो गोगा जी जेब का मतलब जेवर सिंह और बांचल। क्या? जेवर सिंह और बांचल। तो गोगा जी और गोगा जी कहां पर? जेब में। तो याद रखना माता का क्या नाम था? तो पिता का नाम, पहले पिताजी का नाम। तो पिताजी कौन थे भाई? पिताजी थे जेवर सिंह जी। कौन थे भाई? जेवर जी थे, जेवर सिंह जी थे। और माता कौन थी? तो इनकी माता के बारे में याद रखना बाछल। कौन? बाछल। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में, गोगा जी के बारे में, कि गोगा जी है भाई अपने राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको गौ रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गौ रक्षक देवता। और कौन से देवता कहा जाता है इनको? इनको नागों के देवता कहा जाता है। नागों के क्या? देवता कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आपका कोई कहीं जा रहे हो और आपके पैर पे कोई सांप पप्पी वगैरह दे देना, और सांप की पप्पी इतनी खतरनाक होती है कि आदमी क्या होता है, हो सकता है उठता नहीं है, उठ जाने की कंडीशन में रहता है। उस समय आप गोगा जी को हाथ जोड़ देना, गोगा जी सांप ने पप्पी दे दी है, उसको बोलो ये वापिस उतारे, तो वो उतार देगा। आपको याद रखना है। तो गोगा जी के नाम का आह्वान करने पर क्या होता है भाई, जो देव जो अपने सांप होते हैं ना वो दूर रहते हैं। ये भी याद रखना। किसान होता है ना, किसान अपने खेतों पर
पहले जो हल के द्वारा खुदाई करता था और हल के द्वारा खेती करता था ना, तो क्या करता था, मतलब हल के पीछे जो हल होता, बैल को ऐसे लेके चलता था ऐसे, तो वो एक तरफ हल रखता था और अक्सर क्या होते थे, अपने बिल में सांप आने की चांस ज्यादा रहते थे, और सांप आने के चांस ज्यादा रहते थे, इसलिए गोगा जी के नाम का आह्वान करता था। इसीलिए किसान अपने खेत पर, खेत जो हल होता है, किसान अपने हल पर क्या बांधता है भाई, 9 गांठों का धागा, और जो 9 गांठों का धागा बांधता है उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है गोगा राखड़ी। क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी कहा जाता है। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछे कि अच्छी फसल की कामना के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती है, उस समय पूजा किसकी की जाती है भाई, बताओ किसकी पूजा की जाती है, अच्छी फसल की कामना के लिए कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है, तेजा जी की। किसान जब खेती करता है अच्छी फसल की कामना के लिए क्या करता है, तेजा जी के गीत गाता है, जिनको कौन सा टेर कहा जाता है, तेजा टेर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला, और क्या पूछा जाएगा, गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गोगा जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो है संकल नृत्य, याद रखना। इनका जो पुजारी होगा वो पुजारी कौन होता है भाई, चायल होता है। इनके पुजारी के बारे में कहते हैं चायल होता है। 11 महीने तक तो मुस्लिम पुजारी होता है, 1 महीने केवल और केवल भाद्रपद महीने में हिंदू होता है। हालांकि दोनों सम्मिलित रूप से इसकी क्या करते हैं भाई, पूजा करते हैं, ये याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है, और अरे भाई कितनी भोली है ये छोरी, देखो सुमन सोनू कह रही है सर रागड़ी या रगड़ी। अब देख रागड़ी या रगड़ी की मीनिंग लिखेंगे ना तो ये होती है RAKHRI, तो राखड़ी और या फिर रखड़ी दोनों एक ही है। भोली बातें मत किया कर, किसी को कहना मत तू मेरे से पहले पढ़ चुकी है ना, फिर कोई बोलेगा कि किसने पढ़ाया ये तुम्हें, है ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। आपको यह भी पता होगा कि गोगा जी है और गोगा जी की पूजा चायल जाति के भोपे द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति था दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम था गजनवी, और गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा था, और जाहर पीर गोगा जी जिसका मतलब होता है साक्षात देवता, याद रखना। इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, कहते कि अर्जुन और सर्जन गायें लूट कर चले जाते, गायों की रक्षार्थ वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा सवाल है, गजब के सवाल है और तगड़े तगड़े सवाल है। सारे सवाल आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आपको पढ़ने हैं, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछा है आपसे, सवाल आपसे क्या पूछा है, ये वाला, चैतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है। गजब सवाल पूछा है, चैतर और विचित्र मेला, बताइएगा किस जनजाति से संबंधित है। ये सवाल बताओ तो मानू भाई आपकी तैयारी बढ़िया है। बताओ बताओ भाई, अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है, बताइएगा भाई। हाँ, सुनील जनागल, मंजीत मीणा, संगीता परिहार, राम अवतार सैन, अजू परमार ऑफिशियल, हरी जाट शिकर, बताओ भाई, KL पवार, सिंगाना, जाट 22, रवि 33, फटाफट आंसर बताओ, KL पवार, सुमन सोनू। तो सवाल पूछा है राजस्थान की वह जनजाति जिस जनजाति में चैतर और विचित्र मेले का आयोजन होता है। अब बताओ भाई, चैतर और विचित्र मेला कौन सी जनजाति से, कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेट करता है। अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। ऐसे सवाल जब पूछे जाते ना भाई बड़ा मजा आता है। चैतर और विचित्र के बारे में पूछा है, अब आपको बताना है चैतर और विचित्र के बारे में कि यह किस जनजाति से संबंधित है। तगड़ा सवाल है, गजब का सवाल है, और ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं ना तब आंखें और जो दिमाग होता है वो हिल जाता है, क्योंकि राजस्थान की आपकी हर एग्जाम में किससे रिलेटेड पूछी जाती है भाई, जनजातियों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और आपसे पूछा है चैतर और विचित्र मेला, और इसके बारे में आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। तो आपको बताना है कौन सी जनजाति है जिसका संबंध चैतर और विचित्र मेले से है। आप लोग
तो इस जनजाति के बारे में आपको कौन सी बात याद रखनी है कि इनका कार्य कृषि पशुपालन है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे देखो, इस जनजाति में ये महिला है और ये क्या है भाई, पुरुष है। और महिलाएं और पुरुष दोनों किसके शौकीन होते हैं भाई, आभूषण के शौकीन होते हैं। किसके शौकीन होते हैं, आभूषण के क्या होते हैं भाई, शौकीन होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान की वह जनजाति जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से क्या पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, दोनों आभूषण पहनते हैं। याद रखना, ऐसा नहीं है कि पुरुष पहन लिए और महिलाएं भी पहन लिए। और कई कई तो ऐसे प्रेमी होते हैं जो उनके बीच में प्रेम प्रगाढ़ होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको आभूषण का बड़ा ही शौक होता है। तो कई बार तो महिलाओं के आभूषण सारे पुरुष पहन देते हैं और कभी महिलाएं सारे आभूषण पहन लेती है। आपको पता है धनी लुगाई के बीच में तो सामान्य रूप से लड़ाई वड़ाई होती है, फिर लड़ाई टंटे होते हैं। लेकिन इस जनजाति में इस प्रकार के मामले नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से बड़ी प्रेम करते हैं। आगे बात करते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं ना। और अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है भाई, लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है। इनमें से कौन सी संगीत, नाट्य और नृत्य की एक विद्या है जो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, बता दीजिए भाई। सवाल अच्छा है, तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है। आंसर आपको बताना है, रम्मत, नौटंकी, तुरा कलंगी या फिर गौरी। फटाफट आंसर बताओ, कौन सबसे पहले आंसर बताएगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं ठोका है, फटाफट लाइक तो ठोक लीजिए भाई। हो मंगलसूत्र भी पहनते हैं सर जी, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा कौन बढ़िया आंसर दे। देखो कितना बढ़िया आंसर दिया। हाँ पहनते हैं, आभूषण पहनते तो पहनते ही है, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड। तो पहले तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। मनीष मेघवंशी चौधरी, कैलाश बामणिया, बताओ भाई। नौटंकी, नौटंकी के बारे में याद रखना। नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का क्या होता है भाई, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नौटंकी कहा जाता है। यह संगीत भी है, ये नृत्य भी है, ये नाटक भी है। रम्मत के बारे में पूछा जाए तो रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी कहाँ की प्रसिद्ध है, तुरा और कलंगी के बारे में पूछे तो मेवाड़ की प्रसिद्ध है तुरा और कलंगी। शाह अली और तुक नगीर ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। और गौरी का नृत्य है भाई भील जनजाति से, और ये किस क्षेत्र में, मेवाड़ के बारे में। अब देखो तुरा कलंगी के बारे में याद रखना, इसके प्रवर्तक के बारे में पूछा जाएगा, प्रवर्तक कौन थे। तो एक हिंदू संत थे और एक मुस्लिम संत थे। एक का नाम था कौन से अली, शाह अली, और एक थे तुक नगीर। कौन थे भाई, तुक नगीर थे। और गौरी, इसको क्या कहा जाता है, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। इसके अलावा सबसे प्राचीन नाट्य, अगर राजस्थान का सबसे प्राचीन बोले तो पुराना कोई नाट्य है तो वो कौन सा नाट्य है भाई, वो आपका गौरी है। सीधे सीधे सवाल है जो अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। और अगले सवाल की अगला सवाल है ये वाला। और अगला सवाल क्या पूछ रहा है वो ध्यान से और धैर्य से देखिएगा। सवाल है ये, अजमेर से प्राप्त बर्ली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है। क्या गजब का सवाल पूछा है और इसी के बारे में आपको जानकारी देनी है। अजमेर से प्राप्त हुआ है बर्ली गांव से, और यहां से जो अजमेर का बर्ली गांव का जो शिलालेख है कौन से धर्म की जानकारी देता है। सक्रिय हैं आप, अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इसका आपको आंसर बताना होगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले इसका आंसर सुरेंद्र परमार का आएगा, चेतन नामा का आएगा, और उसके बाद अनुराग का आएगा। क्योंकि इनको पता है, ये मेरे पास आए भी थे अभी 2-4 दिन पहले, कहा कि सर ये शिलालेखों के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है क्या ये शिलालेख। शिला का तो हमने एक ही नाम सुना, शिला और शिला की जवानी, है ना, उस पर ध्यान दिया, तब तक ये चूक रहे थे। राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर क्या है इसका, वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध। बढ़िया आंसर है, गजब का सवाल है। सब लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई। जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है आप लोगों का तालियां बजाकर स्वागत करता हूं कि आपको रेगुलर क्लास देखनी है। आप लोगों का सबका गलत है
है ना। आपका सबका सबका क्या है भाई, गलत है। ये वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है बड़ली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बड़ली का शिलालेख। बढ़िया सवाल, तगड़ा सवाल और गजब का सवाल है। और ऐसे सवालों में आप लोग क्या करते हो, सबके सब क्या करके आते हो भाई, गलत करके आते हो। बड़ली शिलालेख। अब आप कहोगे सर बड़ली शिलालेख के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं बड़ली शिलालेख से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। तो बड़ली शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर से। अजमेर के अंदर एक माता का मंदिर है जिसका नाम है बिलोत माता का मंदिर। कौन सी माता? बिलोत माता। और बिलोत माता का क्या बना हुआ है भाई? मंदिर बना हुआ है। यहां से इसकी क्या मिली है भाई? प्राप्ति हुई है। अब आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? पूछा जाएगा ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई इसकी लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसके खोजकर्ता कौन थे, इसको पढ़ा किसने था? तो इसको पढ़ा था, वो किसने पढ़ा था? G.H. ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पढ़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन व भारत का दूसरा सबसे प्राचीन, वह भारत का दूसरा सबसे प्राचीन कैसा लेख है? शिलालेख है। याद रखना है। अब ये वर्तमान में कहां पर रखा गया है? तो याद रखना वर्तमान में ये रखा गया है अजमेर संग्रहालय में। वर्तमान में कौन से संग्रहालय में? अजमेर संग्रहालय में। ऐसे भोले भोले सवाल के भोले भोले तरीके से आंसर दोगे तब तो आपकी लटिया डूब जाएगी। रेगुलर क्लास देखो, क्लास में जो भी होगा बेहतरीन तरीके से और तगड़े तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए आप लोग सबके सब डापा चूक हुए, अपने भेड़ वाली चाल होती है ना, भेड़ होती है, मैं करती हुई थी, माथा नीचे उतार, एक के पीछे एक चलती है। भले ही खाड्डे में पढ़ो और भले ही तालाब में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने भी वही टेक्निक अपना रखी है। अरे कुछ निंजा टेक्निक को अपनाओ, पढ़ाई ऐसी करो कि देख दूसरे वाले को देख के भाई कर क्या रहा है, पढ़ रहा है या क्या कर रहा है? सर मैंने तो कल ही जैन पढ़ा था। कहां पढ़ा था जैन? मुझे पता है जहां से आपने पढ़ा है वहां पे था ही नहीं ये जैन। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। हाँ, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। सवाल अच्छा है, तगड़ा सवाल है। चांदकरण शारदा, हर विलास शारदा, मास्टर आदित्येंद्र या माणिक्यलाल वर्मा? अच्छा सवाल है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से रिलेटेड सीधे सीधे सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको इसका आंसर भी बताना है। फिर मैं पोस्टमार्टम करता हूं। सबसे पहले तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं ठोका है फटाफट लाइक कर दीजिए भाई। आप लोग लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता है, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा भाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बढ़िया आंसर बताए मनीष सोलंकी, आलन आवास, महादेव, महेंद्र वडेरा, आरसी मीणा, ज्योति सैनी। बताइए भाई। अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। ऐसे सवालों को गलफत में मत लो, हल्के में मत लो, और इनसे रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मनीष मेघवंशी ने बताया है कुछ, और किसी ने कुछ बताया भाई। तो सवाल आपको बताना है मेवाड़ का कौन सा शासन है? मेवाड़ का वर्तमान शासन बताओ भाई। अरे बताना है भाई। ये लिखने वाले एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा से रिलेटेड आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा? सबसे पहले तो पूछा जाएगा इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बिजोलिया के अंदर, अर्थात कौन सी रियासत में हुआ? मेवाड़ रियासत में। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? इनका उपनाम क्या मिलता है भाई? इनका उपनाम मिलता है कहां का गांधी? तो आपको याद रखना है मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ को इनको क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। फिर इनके बारे में सवाल क्या पूछा जाएगा? अच्छा, और इतना बेहतरीन सवाल पूछा जाएगा, और इसके बारे में आपको याद भी रखना है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कहते हैं कि प्रारंभ ये प्रारंभ में क्या थे? तो याद रखना प्रारंभ में ये शिक्षक थे, लेकिन कहते हैं शिक्षक का पेशा इन्होंने छोड़ा और 1927 से लेकर 1941 तक बिजोलिया का इन्होंने क्या किया था? बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया का क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर इनके बारे में याद रखना है 1938 में इन्होंने कौन सी प्रजामंडल?
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, ये सवाल सीईटी में पूछा गया था। फिर आपको ये भी याद रखना है, इन्होंने गीत कौन से लिखे थे? तो इन्होंने 2 गीत लिखे थे, एक तो लिखा था पंछीड़ा और एक इन्होंने कौन सा लिखा था? अर्जी। क्या लिखा था? अर्जी लिखा था। कई बार इनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने क्या लिखा था भाई? इन्होंने 1934 के अंदर एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था खांडलाई आश्रम, और अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा आश्रम, खांडलाई आश्रम कहां पर है? और खांडलाई आश्रम है वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है खांडलाई आश्रम की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अब आगे बात करता हूं इनके बारे में। तो ये खांडलाई आश्रम इन्होंने सागवाड़ा में स्थापित किया था। सागवाड़ा कहां पर? सागवाड़ा डूंगरपुर में। फिर याद रखना इनके बारे में कि ये जो थे, इनको संयुक्त राजस्थान का क्या बनाया गया भाई? संयुक्त राजस्थान का इन्हें जब एकीकरण का हुआ था और संयुक्त राजस्थान को इनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। कौन सा मंत्री बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? अरे भाई बनाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहते हैं 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा के सांसद भी रहे थे। सीधे सीधे सवाल है, तगड़ी तगड़ी सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है। एक एक सवाल को पढ़ लेना, सारी लाइनों में से हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए आगे बात करता हूं मैं आपसे। तो अगला सवाल है ये, राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस दिन होती है? सीधा सवाल है, सवाल घुमाया हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा है ये पूछा है, बताओ। 12 फरवरी, 23 मार्च, 21 जून, 15 नवंबर। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन पूछा है। सबसे जिस दिन जो लाइट होती है ना, चंद्रमा का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है, तगड़ा वाला सवाल है। हाँ, अच्छे अच्छे सवालों को अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी मेरे पास कई स्टूडेंट है जो मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं नंबर दे देता हूँ, ये 637504 वापिस दे रहा हूँ ना, देखो 637504 63 हाँ 63 ये मेरे नंबर है। और इस नंबर पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप बता देना। किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो पढ़ते समय कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या मुझे ये समझाओ, तो आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैं आपको मैसेज कर दूंगा। फोन तो आप मेरे को करो, हो सकता है मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं, लेकिन आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं आराम से आपको इसके बारे में अच्छे से जवाब दूंगा, है ना। कईयों के मेरे पास मैसेज आते हैं तो मैं उनको सीधे सीधे बता देता हूं। जैसे आज भी मेरे पास कुछ आए थे, कुछ नीतियों के बारे में, कुछ खेल व्यक्तित्व के बारे में पूछे थे लड़कों ने सवाल, और कईयों ने योजनाओं के बारे में पूछे थे, और एक ने तो मेरे से शायद ये पूछा था कि सर जो पवन ऊर्जा के बारे में संक्षिप्त जानकारी बताई थी, तो इसके बारे में भी बताया। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी, याद रखना। तो बताइए भाई, अच्छा सवाल है, तगड़ा वाला सवाल है और गजब का सवाल है। सीधे तरीके से आपको आंसर भी देना है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि, अर्थात राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? बताइए भाई, आप लोग कंफ्यूज हो चुके हो। 21 जून सूर्य की किरण होती है, कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, वेरी गुड। और 21 जून को दिन होता है, सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना था आपको। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? योग दिवस मनाते हैं, याद रखना है। और इसको कौन सी संक्रांति कहते हैं भाई? कर्क संक्रांति भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये वाला, और गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? कितना बढ़िया सवाल पूछा है। सतलज, रावी, चेनाब या व्यास पूछा। कौन सी नदी, कौन सी नहर से रिलेटेड? सतलज नहर से रिलेटेड, सॉरी गंग नहर से रिलेटेड। बताओ, गंग नहर के बारे में आपको आंसर बताना है। तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है। और इतने अच्छे अच्छे सवाल जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, तो भाई आंसर देने का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। बताओ, गंग नहर के बारे में पूछा है। राजस्थान की आप लोगों ने पढ़ी है प्रमुख, क्या पढ़ी है भाई? राजस्थान की प्रमुख आपने पेयजल परियोजनाएं पढ़ी है और राजस्थान की प्रमुख नहरें पढ़ी है, तो आपके सिलेबस में गंग नहर जरूर होगी। और गंग नहर से रिलेटेड आपसे क्या पूछा है? सवाल पूछा है, और आपको इसका क्या करना है भाई? आंसर भी देना है। तो बताओ, गंग नहर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। बताओ हाँ, कहां से निकाली गई है, और आपको यह भी बताना है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अरे भाई साहब जी, तगड़े आंसर बता रहे हो आप लोग। आप लोग कह रहे हो कि सर सतलज नदी से निकाली गई है गंग नहर। गंग नहर के बारे में आपको याद रखना ही है कुछ बातें जो फैक्ट टू फैक्ट आपके एग्जाम में क्या की जाती है? पूछी जाती है। पूछा जाएगा गंग नहर, तो यह राजस्थान की प्रथम कैसी है भाई? परियोजना है। गंग नहर राजस्थान की
प्रथम नहर परियोजना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी, नदी का नाम है सतलज, ये कहां से निकाली गई है, तो ये निकाली गई हुसैनी वाला से। हुसैनी वाला कहां पर है, हुसैनी वाला पंजाब में, वहां से इस नहर को लेकर आए थे। और आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो सूत्रधार थे वो कौन थे भाई, वास्तुकार। तो कौन थे भाई वास्तुकार इसके, इनके वास्तुकार कौन थे, कंवर सेन। और आपको यह भी याद रखना है कि इसके निर्माता कौन थे, तो निर्माता थे महाराजा गंगा सिंह। और निर्माता गंगा सिंह थे, ठीक है भाई, आप लोगों को पता है। और गंगा सिंह को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। ये बातें छोड़ दीजिए जो आपसे सवाल पूछी जाती है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सवाल जो आपको इस तरफ याद रखने, तगड़े तगड़े सवाल है जो अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं भाई, पूछे जाते हैं। तो कौन से सवाल है, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, बताओ भाई, राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है, राजस्थान में प्रवेश होता है भाई हुसैनी वाला हेड से। कहां से होता है, हुसैनी वाला हेड। और हुसैनी वाला हेड कहां पर है, हुसैनी वाला हेड है गंगानगर में। कौन से नगर में, गंगानगर के अंदर है, ये याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। बताओ भाई, ये जो नहर है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई तो भाई 292 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 292 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ भाई राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखना कि इसकी जो लंबाई राजस्थान के बारे में पूछी जाएगी तो आप क्या कहोगे, सर इसकी कुल लंबाई वितरिकाओं समेत तो 1153 किलोमीटर है। अब अगला सवाल ये पूछा जाएगा, राजस्थान में प्रवेश, सॉरी हुसैनी वाला से नहीं होता, अभी खक्का गांव से होता है। खक्का गांव से ना, खक्का गांव गंगानगर में, वहां से इसका प्रवेश होता है। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी शाखाएं। ओ भाई साहब जी, शाखाएं सबसे ज्यादा पूछी गई है इसकी। एक तो करणी जी, याद रखना सवाल पूछा गया है करणी जी। और कौन सी, लालगढ़। और कौन सी, समीजा। कौन सी जा, समीजा। और कौन सी, नारायण, लक्ष्मी नारायण। कौन सा नारायण, लक्ष्मी नारायण। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस नहर का उद्घाटन किसने किया था। सबसे बढ़िया सवाल है, इसका उद्घाटन हुआ था लॉर्ड इरविन के द्वारा। कई बार पूछा जाता है, लॉर्ड इरविन इसका क्या करता है भाई, उद्घाटन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसके बारे में, और सवाल ये पूछा भी जाएगा इसके बारे में, बताओ भाई ये जो सिंचाई परियोजना है, ये जो सिंचाई परियोजना है, ये किन किन जिलों में, गंगानगर और बीकानेर जिलों में जलापूर्ति करती है भाई। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल, खक्का गांव में, मैंने बता दिया ना। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये, ओहो, राजस्थान में चेती, जो दमिश्क की गुलाब है, वो किस जिले में उत्पादित होती है। आज गुलाब के नाम से याद आया कि ये गुलाब मेरे भी ऑफिस में अभी कोई रख के गया था। हालांकि ये तो मुरझाया हुआ है, ये तो पूजा के, जो हमारी जो पूजा होती है ना मंदिर में, वहां पे रखा हुआ था। जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं है ये गुलाब। अब आपको पूछा है कौन सा गुलाब, चेती गुलाब। देखो ये वाला गुलाब है ना, दिख रहा है ना, मुरझाया हुआ भी है। हाँ, बताओ इसका राइट आंसर क्या है। चेती गुलाब की खेती कहां से होती है। हमारा तो रोज डे ही रहता है, आपका कैसा है ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ 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 बताओ, फटाफट आंसर बताओ भाई। गजब का सवाल पूछा है आपसे। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कहां पर, चेती गुलाब की खेती होती है अपने राजसमंद के अंदर। और राजसमंद में भी कहां होती है भाई, दिवेर के अंदर होती है। कहां पर होती है भाई, दीवार कहां होती है, दिवेर में होती है, ये याद रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं सारे के सारे सवाल, और तगड़े तगड़े सवाल क्या पूछे जाएंगे, दिवेर के बारे में पूछा गया आपसे सवाल है। चेती गुलाब से होती है क्या भाई, खेती। क्या होती है भाई, चेती गुलाब की क्या होती है, खेती। और ये हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, गुलाब का उत्पादन भी होता है। गुलाब का क्या होता है भाई, उत्पादन भी होता है। गुलाब के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा। अब गुलाब की बात हुई तो तीन चार बातें याद रखना है आपसे। पूछा जाएगा, बताओ गुलाब सागर तालाब कहां पर है। गुलाब सागर तालाब,
जिसका निर्माण गुलाब राय ने करवाया था, जिसे मारवाड़ की कौन सी जहां कहा जाता है? नूरजहां कहा जाता है। कौन सी जहां? नूरजहां कहा जाता है। तो बताओ राइट आंसर क्या है भाई इसका? अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है। तो आपको याद रखना है कि सर गुलाब सागर है जोधपुर में। फिर आपसे पूछा जाएगा गुलाब हलवा कहाँ का प्रसिद्ध है? गुलाब हलवा कौन सा जिला? पाली जिला। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? गुलाबी शहर, पिंक सिटी किसे कहते हैं? गुलाबी शहर, अरे जयपुर, पिंक सिटी। स्टैनले रीड ने कहा था रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। फिर याद रखना गुलाबो सपेरा, गुलाबो कौन है? सपेरा है। और कौन सा नृत्य करती है भाई? अरे कालियो कूद पड़ियो मेले में, काल बेलिया। कौन सा बेलिया? काल बेलिया। फिर क्या सवाल पूछा जाएगा आपसे? फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा गुलाबी संगमरमर। भाई साहब जी, गुलाबी संगमरमर कहां पर? तो गुलाबी संगमरमर अपने कहां पर? उदयपुर में। फिर क्या सवाल पूछा जाएगा? बताओ भाई गुलाब के बारे में। और सवाल यह पूछा जाएगा रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब, अरे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं जैसलमेर को। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं? फिर आगे बात करता हूं, गुलाब के बारे में बात हो रही है तो आपको यह भी याद रखना है कि गुलाबी रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग के वस्त्र कौन पहनता है भाई? तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो अपने सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मुंह पर दाढ़ी नहीं रखते हैं और मूछें नहीं रखते हैं, वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? और सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी गुलाब की मंडी कहां पर है? गुलाब फूल मंडी। और गुलाब के फूल की मंडी जैसे ही आपसे पूछे, आप कहोगे सर पुष्कर के अंदर है। पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और एक बात और याद रखना, गुलाब खां का मकबरा किसका? गुलाब खां का मकबरा कहां पर है? गुलाब खां का मकबरा। गुलाब कलंदर कहो या गुलाब खां का मकबरा आपसे पूछे, तब आप क्या कहोगे? गुलाब खां का मकबरा, जोधपुर। अच्छे अच्छे सवाल है, सारे के सारे पूछे गए हैं। लड़की के जन्म पर गुलाबी ओढ़नी ओढ़ते हैं, बिल्कुल ओढ़ते हैं। अच्छे सवाल है, तगड़े वाले सवाल है। हाँ, गुलाब जामुन, जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तब आप गुलाब जामुन लेके आना। अगला सवाल है, कौन सा आभूषण है गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहना जाता है, बाकी पता नहीं कहां पर पहना जाता है, वो आपको याद रखना है ना? तो बताओ भाई गुलाब कौन सा गले में नहीं पहना जाता? मादलिया, तिमड़िया, कांटला और आंवला। तो बताओ इनमें से कौन सा भाई गले में नहीं पहना जाता है? अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं ठोका है, फटाफट लाइक ठोक दीजिए भाई। दुर्गा चारण, मनीष सोलंकी, कैलाश इनकिया चौधरी, सुमन सोनू, महेंद्र पारगी, सुखदेव, राज खटीक, अजू परमार ऑफिशियल चौधरी, मोहम्मद राज फिरोजा, जाट 22, अजू परमार, सुखदेव, संगीता। वेरी गुड। राइट आंसर क्या है भाई इसका? अरे सीधा सा राइट आंसर है भाई आंवला। कौन सा है भाई? आंवला है। और आंवला कहां पर पहना जाता है भाई? आंवला गले में नहीं पहना जाता है, याद रखना। आंवला, मादलिया हो गया, तिमड़िया हो गया, कांटला हो गया, ये सब गले के आभूषण है, याद रखना। आंवला पैरों में पहना जाता है। बहुत बढ़िया उर्मद राज फिरोजा, आंवला पैरों में पहना जाता है। आंवला कहां पर? पैरों में। ठीक है, पैरों में पायल है। ठीक है, मैंने पायल है छनकाई, छनकाने दो, उधर ध्यान ही नहीं देना। अपनी तैयारी है, तैयारी को करते रहना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, शुभ काम में हमेशा विघ्न होता है। शुभ काम में क्या होता है? विघ्न होता है। इन विघ्नों से दूर रहो। अगला सवाल देखो, नारायण चतुर्भुज घासीराम किस चित्रशैली से संबंधित है? बताओ। अच्छा सवाल पूछा है। अंशु बेनीवाल, चौधरी, राज खटीक, संगीता परिहार। बताओ राइट आंसर क्या है? अच्छे से आपको इसका क्या देना है? आंसर भी देना है। फटाफट आंसर बताओ भाई कि नारायण चतुर्भुज घासीराम किस चित्रशैली के चित्रकार है? हाँ, सीधे सीधे सवाल पूछे, तगड़े तगड़े सवाल पूछे। और कौन सी शैली है? मनीष ने कहा कि सर धौलपुर है। बेटा धौलपुर तो ऑप्शन ही नहीं है। सुमन सोनू, दुर्गा चारण, अजू परमार, सुखदेव। हाँ, कोई तो आंसर बता दो। फिर तो मेरे को तो पता नहीं है ये किस शैली के चित्रकार है। नारायण भी है,
चतुर्भुज भी है और घासीराम भी है। और पूछा किसके बारे में, राजस्थान की कौन सी शैली के बारे में, चित्र शैली के बारे में। अब आपको इसके बारे में आंसर बताना है, कौन सी शैली के चित्रकार है ये। अच्छा सवाल पूछा है। घासीराम भी है, नारायण भी है, चतुर्भुज भी है, कौन सी शैली है भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप लोग गलत आंसर बता रहे हो भाई। बताया आपको कौन सी शैली है। अरे कौन सी शैली है, ये शैली है अपने कौन सी वाली, नाथद्वारा, देवगढ़, जोधपुर, कौन सी शैली है बताओ। अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया सवाल है, आप कहोगे सर नाथद्वारा शैली है। नाथद्वारा शैली का प्रारंभ राज सिंह प्रथम के समय, और इन्हीं का काल, इस शैली का कैसा काल कहलाता है, स्वर्ण काल। इस शैली पर प्रभाव किसका है, या ये किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण है भाई उदयपुर प्लस, उदयपुर शैली प्लस किसकी, ब्रज शैली का। फिर आपसे पूछा जाएगा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से। इस शैली की क्या प्रसिद्ध है, इस शैली की नाथद्वारा शैली की पिछवाइयां, पिछवाइयां, पिछवाइयों में भगवान कृष्ण के जीवन का क्या होता है, कृष्ण के जीवन का चित्रण होता है, कृष्ण जीवन चित्रण। उनकी बाल लीलाएं बताई जाती है, उनके चमत्कार बताए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है इस शैली के बारे में कि ये जो शैली है, इस शैली के बारे में ये पूछा जाएगा कि ये इनके क्या है भाई, चित्रकार हैं। और सारे सवाल कहीं ना कहीं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में के बारे में भी बात करते हैं। हाँ भाई, सुमन सोनू कह रही है सर इसके अंदर एक महिला चित्रकार भी है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है भाई। इस चित्र शैली की दो महिला हैं, एक का नाम है कमला और एक का नाम है इलायची। नहीं कहना है कमला है, आप कमला वो नहीं, कमला पसंद वाली कमला नहीं, वो वाली कमला नहीं है, वो वाली कमला नहीं है, कमला महिला है और बाबा इलायची नहीं है, ये दोनों महिला हैं, याद रखना। और ये महिला क्या है भाई, चित्रकार है, याद रखना। ये सवाल बड़ा अच्छा है और इनके बारे में पूछा भी जाता है। कमला पसंद और बाबा इलायची नहीं याद रखना है आपको, कमला और क्या याद रखना है भाई, इलायची याद रखना। और ये महिलाएं चित्रकार थी इस शैली की। सीधे सीधे सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है, तगड़े तगड़े सवाल है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या सवाल है, ध्यानपूर्वक देखो भाई। पूर्या नामक पात्र ईशा होता है। अच्छा सवाल है, पूर्या कौन से इनमें से किसका पात्र या किसका हिस्सा होता है, जसमा उडन नृत्य नाटिका, गौरी नृत्य नाटिका, भवई नृत्य नाटिका या फिर रम्मत लोक नाट्य। अच्छा सवाल पूछा, फटाफट आंसर बताओ भाई। गजब सवाल पूछा है और गजब तरीके से आपको इसका आंसर भी देना है। फटाफट आंसर बता दो भाई, अच्छे अच्छे सवाल है, तगड़ी तगड़ी सवाल है और गजब गजब सवाल है। तो बता दो भाई क्या आंसर है आपका इसमें, बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप कह रहे हो कि सर ये तो कौन सा री है भाई, गौरी है। लेकिन गौरी के बारे में भी आपसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपको क्या रखने हैं भाई, याद रखने हैं। आपको ये भी पता है, आपने लोक नाट्य वगैरह अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में प्रमुख लोक नाट्य और लोक गीतों से अक्सर आपसे क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। किस लोक नाट्य के बारे में बात हुई है भाई, तो बात हुई है अपने किसके बारे में, गौरी के बारे में। किसके बारे में, गौरी के बारे में। और गौरी के बारे में अच्छे अच्छे क्या बनते हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। और कौन कौन से सवाल बनते हैं वो भी आपको याद रखना है। अब आपको ये याद रखना है कि गौरी का संबंध किस जनजाति से है, तो आप कहोगे सर गौरी का संबंध है वो आपके भील जनजाति से है। किस जनजाति से है भाई, भील जनजाति से हैं। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है गौरी के बारे में ये याद रखना है, गौरी है ये 40 दिनों तक चलता है, 40 दिन तक। इसको कहते हैं लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, सबसे लंबे समय तक चलता है। फिर आपको याद रखना ये कहां पर, मेवाड़ में होता है। मेवाड़ में कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। किस जनजाति के द्वारा होता है, तो आप कहोगे सर जनजाति है वो है भील।
फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा किसकी स्तुति में? शिव पार्वती की स्तुति में होता है, याद रखना। सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। और अगला सवाल है ये वाला, देखो जसमा ओडन क्या है? ये भवाई लोकनाट्य है। और भवाई कहाँ का है? उदयपुर का। गौरी मेवाड़ का, ये भवाई उदयपुर का। रमत कहाँ का? बीकानेर का है। इनके बारे में भी याद रखना। अगला सवाल देखो, इतना पूरा सवाल पूछा है। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है कहां पर? कौन सी मृदा? जिप्सी फेरस मृदा है, कहां पर पाई जाती है बताना। आपको 4 ऑप्शन है आपके सामने। तगड़े तगड़े सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। गंगानगर, भरतपुर, कोटा या बीकानेर। और पूछी कौन सी मिट्टी है? जिप्सी फेरस मिट्टी पूछी है। आंसर आपको बताना है। आपके सामने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है। राजस्थान की जब मृदा पढ़ते हैं और उसी मृदा में आपसे पूछी गई है कौन सी फेरस? जिप्सी फेरस मिट्टी पूछी है। बताओ कौन पर पाई जाती है? गजब सवाल पूछा है। बताइए बताइए बताइए। जिप्सी फेरस मिट्टी, ये सवाल पूछा गया है। और पूछा क्या गया था? राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम कहाँ होता है? और जिप्सम की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा होती है। और जिप्सम की मात्रा बीकानेर के अंदर। तो जिप्सी फेरस क्या करोगे? बीकानेर करोगे, ना कि गंगानगर करोगे। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, मित्रपाल सिंह, कोटा नहीं है, मित्रपाल सिंह जी बीकानेर में है। किस व्यक्तित्व ने शहरियों की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा है कि शहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा? कवि श्यामल दास, कर्नल जेम्स टॉड, कवि सूर्यमल मिश्रण या जॉन लुडलो। ये किसके बारे में पूछा है? इन्होंने बताया है शहरिया जनजाति किसी का एहसान नहीं भूलती है। शहरिया जनजाति के साथ अगर आप हो और शहरिया जनजाति का कोई पुरुष या महिला या बच्चा है, आप उनके साथ खाना खा लीजिए या फिर आप उनको खाना खिला दीजिए, वो आपका एहसान अमरण यानी मरने तक नहीं भूलेगा। ये बात किसने कही थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अच्छे से आपको क्या देना है भाई? आंसर देना है। क्योंकि राजस्थान की जब आप बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो शहरिया जनजाति से रिलेटेड बात हुई है। किसने कही थी ये बात? तो आप लोगों को कह रहे हैं कि सर पता नहीं है, बाकी ने तुक्का भी मारा है, कईयों ने बी भी किया है। तो ये बात कहने वाला एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है कौन सा? टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ये कहता है किसके बारे में? शहरियों के बारे में। और शहरियों से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सवाल क्या पूछा जाएगा? शहरिया जनजाति के बारे में। बताओ भाई, ये जो जनजाति है वो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो किस में शामिल है भाई? आदिम जनजाति में शामिल है। यानी ये किस में शामिल है? प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल है। याद रखना है आपको। सर्वाधिक शहरिया कहां पर है? तो सर्वाधिक शहरिया है 12 जिले में। किस जिले में? 12 जिले में। फिर आपसे पूछा जाएगा 12 जिले में भी कहां पर? 2 तहसीलें हैं, एक का नाम है शाहाबाद और दूसरी का नाम है किशनगंज। कौन सा गंज? किशनगंज। फिर आपको याद रखना है कि इस शहरिया जनजाति के बारे में पूछा जाता है, एकमात्र ऐसी जनजाति है जो भीख नहीं मांगती है। भीख नहीं मांगती हैं अर्थात ये कहती है जमीर हमारा जिंदा है, हम लोग कभी किसी का फ्री में मुफ्त में नहीं खाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है इस जनजाति में दहेज प्रथा का चलन नहीं है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। इसीलिए इस जनजाति में यूनिटी भी ज्यादा है सामाजिक रूप से। और कहते हैं कि जहां प्रेम होता है ईश्वर साक्षात वहां निवास करते हैं। इनकी कुल देवी के बारे में जब भी आपसे पूछे तो कुल देवी है भाई कोडिया माता। कौन सी माता है भाई? कोडिया माता इनकी कुल देवी है या कोडिया देवी इनकी कुल देवी है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इनके आराध्य लोक देवता, आराध्य देवता कौन से हैं? तो इनके आराध्य देवता है तेजाजी। कौन से हैं भाई? तेजाजी इनके आराध्य देवता है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके आदि गुरु कौन है?
तो इनके आदि गुरु है वाल्मीकि। कौन है भाई? वाल्मीकि इनके आराध्य गुरु है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको इनके बारे में क्या याद रखना है? इस जनजाति के बारे में अच्छा सवाल पूछा जाएगा। इस संस्कार में है क्या भाई? दारी संस्कार। और दारी संस्कार कहते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके पुनर्जन्म की क्या की जाती है भाई? पुनर्जन्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए दारी संस्कार किया जाता है। फिर आपको याद रखना है, ये दीपावली पर कौन सा गीत गाते हैं? तो जब दीपावली आती है तब ये कौन सा गीत गाते हैं भाई? हीड़ गीत गाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद होगा वर्षा ऋतु में ये गीत कौन सा गाते हैं? तो जब बरसात होगी, बरसात का महीना होगा और उस समय ये गीत गाएंगे लहंगी। कौन सा गाएंगे भाई? लहंगी गाएंगे। और कौन सा गाएंगे? आला गाएंगे। ये दो गीत बरसात के दौरान मानसून में गाएंगे। आप तो गाते हो टिप टिप बरसा पानी और पानी ने आग लगाई, और जिनकी आग लगी हुई है वो कहते हैं बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर से निकल आया और बोतल भी उठा लाया। वो लोग कहते हैं हमें बोतल बोतल कुछ नहीं चाहिए, हम तो गाएंगे लहंगी और हम गाएंगे आला, क्योंकि यहाँ पर प्रेम विवाह को स्वीकार किया जाता है इसीलिए। और जहाँ पे प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है वहां तो आपको पता है क्या कंडीशन रही होगी, आप लोग भुगतभोगी हो काफी इनमें से। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछा गया है? तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल पूछा है। देखिएगा सवाल क्या है। उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक ठोक दीजिए। सवाल है ये वाला। हाँ, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था? तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े आंसर है। फटाफट आंसर बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताओ। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल शेट्टी, शेठ दामोदर दास या साहसमल बोहरा। और यहां पर मैं बता दूं, आप क्या करोगे? अनुमानित स्टूडेंट सवाल को गलत करोगे, क्योंकि यहां पे मुझे पता है जब राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति की बात आएगी तब आधे से ज्यादा स्टूडेंट इस सवाल को क्या करेंगे भाई? गलत करेंगे। और मुझे पता है कि आप में से कई लोग गलत कर नहीं रहे हैं, लेकिन गलत कर सकते हैं। तो बताओ भाई, राजस्थान में आपसे पूछा है, क्या पूछा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बताओ। वेरी गुड। इतना अच्छा सवाल पूछा है, फिर भी आप लोग क्या बता रहे हो भाई? गलत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गलत बता रहे हो। अब कैसे बता रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन एक बार सवाल को धीमे से देखिए, और धीमे से देखने के बाद थोड़ा दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाते लगाते सोचिए कि कौन व्यक्ति हो सकता है यार जिसके बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डापा चूक वाली कंडीशन में लाके छोड़ दिया है। तो किसे कहा जाता है राजस्थान में राजनीतिक चेतना का अग्रदूत? वेरी गुड। आप लोगों ने, सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया आंसर दिया है, लेकिन जिन जिन लोगों ने, यहाँ मैंने कहा ना, आप लोगों ने अपने पार्टी बदल दी है तुम लोगों ने। मुझे पता है कभी तुम लोग इसमें कभी उसमें कूद जाते हो। ए बताने वाला बी बता रहा है, बी बताने वाला ए बता रहा है। आप लोगों के खुद के फ्यूज उड़े हुए हैं, है ना, कि यार हो सकता है, कौन सा हो सकता है। अब सब लोग कर रहे हैं बी, पहले उन्होंने ठोका ए, अब ए ठोकने वाले बी ठोक रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को राजस्थान का राजनीतिक चेतना का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? राजनीतिक चेतना के अग्रदूत के अलावा इनको क्या कहा जाता है भाई? अग्रदूत के अलावा इनको क्या कहा जाता है? तो आपको ये भी याद होना कि राजस्थान का दधीची कहा जाता है। राजस्थान का दधीची कहा जाता है। अब इनके बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें, तगड़ी तगड़ी बातें याद रखनी है, जो आपसे विजय सिंह पथिक नहीं है भाई, अर्जुन लाल शेट्टी है। अर्जुन लाल शेट्टी ना, विजय सिंह पथिक को तो किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, ये याद रखना था, है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अर्जुन लाल शेट्टी है और विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक है। अब अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में ये याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था भाई? कहते हैं कि ये जो थे, इन्होंने अपना एक
एक कोटेशन दिया, अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो उस समय आपके सामने ये ऑप्शन होता है कि क्या होता है, यहाँ पे खाली जगह दे रखी होती है। ये सवाल ऐसे बना है, सवाल खाली जगह, नौकरी करेगा तो, नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा भारत से। ये बात किसके बारे में कही जाती है, ये कही जाती है अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में। कहते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ा ऑफर आता है कि हम आपको बहुत बड़े पद पर अपॉइंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन बाहर निकालेगा, ये याद रखना था आपको। अब देखो इनसे रिलेटेड अपने बात कौन कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। इन्होंने 1905 में किसकी स्थापना की थी, 1905 में इन्होंने जैन प्रचारक समिति की स्थापना की थी। और कई बार पूछा जाता है 1905 में जैन प्रचारक समिति की स्थापना कहां पर की थी, तो इन्होंने की थी जयपुर के अंदर। कहां पर की थी, जयपुर के अंदर। फिर इनके बारे में ये सवाल पूछा भी जाएगा, 1907 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो 1907 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी भाई, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, याद रखना कहां पर की थी, जयपुर में की थी। फिर आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो थे इनकी पुस्तकें अक्सर पूछी जाती है। पुस्तक शूद्र मुक्ति, कौन सी मुक्ति, शूद्र मुक्ति। और कौन सी, स्त्री मुक्ति, स्त्री से मुक्ति, शूद्रों को मुक्ति। और क्या, और पूछा जाता है मदन पराजय, सबसे ज्यादा पूछी जाती है मदन पराजय। और एक और पुस्तक है जो सबसे ज्यादा पूछी गई है इनकी मदन पराजय के अलावा, और वो पुस्तक कौन सी है भाई, महेंद्र कुमार। ये इनका एक नाटक था, नाटक लिखा था, मतलब नाटक का मतलब नाटक लिखा था। कहते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के बाद इन्होंने अपना जीवन गुमनामी में व्यतीत किया था, और इनका जो अंतिम समय बीता था वो अजमेर में बीता था। बच्चों को ये पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे मुस्लिम बच्चों को। और कहते हैं कि इनकी इच्छा थी कि मेरी मुस्लिम पद्धति के अनुसार ही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, और ये जैन होते हुए भी इनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार होता है, ये भी याद रखना है ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मेरे भाई, सवाल अच्छा है, तगड़ा है, गजब का सवाल है। ये देखो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। राजस्थान में एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है हर घर पंचायत अभियान, यानी पंचायत है वो हर घर में आएगी, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा है। तो बताओ हमारे राजस्थान में हर घर अभियान है वो कहां से शुरू हुआ था, हर घर पंचायत अभियान। तो बताओ भाई हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत कहां से होती है। गजब सवाल पूछा है और तगड़ा वाला सवाल पूछा गया है। बताओ कहां से, पूनखर, अलवर, रतनपुरा, हनुमानगढ़, नौखा, बीकानेर और सांचौर, जालोर। तो बताओ, अच्छा सवाल, तगड़ा वाला सवाल है, और अच्छे से आपको इसका क्या देना है, आंसर भी देना है, गलत बिल्कुल नहीं बताना है कि टू दी पॉइंट आपसे सवाल पूछा है, हर घर पंचायत अभियान राजस्थान में कहां से शुरू हुआ था, बताइएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये कौन से विभाग के द्वारा, कब, ये 15 जनवरी 2023 को शुरू हुआ है, इसी साल में। और किसके द्वारा, 15 जनवरी 2023 में जो राजस्थान के एक मंत्री है जिनका नाम है टीकाराम जूली। और टीकाराम जूली कौन से मंत्री है भाई, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के ये क्या है भाई, मंत्री है, ये आपको याद रखना है। तो सामाजिक न्याय विभाग है, उसके द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, ये बताना था आपको। बढ़िया बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने। इसकी शुरुआत होती है पूनखर से। पूनखर कहां पर है, अलवर में, ये आपको याद रखना है। इस अभियान के तहत ये कहा गया है भाई कि हम घर घर जाएंगे और घर घर जाकर क्या करेंगे, लोगों की आम समस्याएं, चाहे पानी की हो, जल की हो, रोड की हो, या फिर कोई दूसरी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करेंगे। और सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है उन योजनाओं का हम प्रॉपर तरीके से उन लोगों तक उन योजनाओं को क्या पहुंचाएंगे भाई, लाभ पहुंचाएंगे। याद रख लेना आपको, सवाल सीधा और सटीक है, और अक्सर ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखो भी, अगला सवाल भी गजब का सवाल है। हाल ही में जनवरी 2023 में भगवान देव नारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। भगवान देव नारायण जी का पक्का सवाल आएगा, गारंटी है, आप लिख के ले लेना, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी आए थे, अशोक जी ने इनिशियली यहाँ पर देव नारायण जी जयंती पर छुट्टी भी की थी। और यहाँ पर कहते हैं कि 50,000 लगभग
काफी लोगों का यहाँ पर क्या लगा था, 50,000 तो मैं क्या कहूँ, संख्या नहीं गिन सकते हैं। गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता है देवनारायण जी, और यहाँ पर इनका मेला लगा था। तो ये इनकी कौन सी जयंती मनाई, बताओ। सीधा सवाल, गजब का सवाल पूछा है। मनीष मेघवंशी, रमेश मेघवंशी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ते हैं, तो उनमें से ऐसे अक्सर सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ से सवाल आपका सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, और आपको इसका क्या करना है भाई, आंसर बताना है। और गजब सवाल पूछा है, बताओ राइट आंसर क्या है इसका। अरे बता दो बता दो, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। चाहे एक बार तो गलत होगा या सही होगा, मारवाड़ी में कहा होता नहीं, क्या बाबो रेल में क्या बाबो जेल में। तो बताओ क्या राइट आंसर है आपके हिसाब से। गजब का सवाल पूछा है। कौन सी जयंती मनाई गई थी, बढ़िया सवाल है, 1111वीं में। लेकिन बात देवनारायण जी की हुई है, तो देवनारायण जी को क्या कहा जाता है भाई, गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता, गुर्जरों के आराध्य है भाई ये। इनके अलावा इनको ये भी याद रखना, आराध्य देवता। फिर आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा, गुर्जरों के आराध्य देवता है, इनको क्या कहा जाता है भाई, आयुर्वेद का क्या कहा जाता है, ज्ञाता। आयुर्वेद का क्या कहा जाता है भाई, ज्ञाता कहा जाता है। इनके बचपन का नाम पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है। बचपन का नाम इनका क्या नाम था भाई, उदय सिंह था। बचपन का क्या नाम था, उदय सिंह था। फिर आपको याद रखना है, बचपन का नाम उदय सिंह जी था, बहुत बढ़िया। लेकिन पिता कौन थे भाई, तो पिता थे इनके भोज बगड़ावत। भोज बगड़ावत इनके क्या थे, पिता थे, अर्थात इनका संबंध था बगड़ावत वंश से। माता कौन थी, तो माता थी शेडू खट्टाणी। शेडू खट्टाणी इनकी क्या थी, माता थी। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई देवनारायण जी के पिताजी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम जब भी पूछे तो पत्नी का नाम था पीपल दे था। और इसके बाद इनके बारे में सवाल ये पूछा जाएगा कि पीपल दे मान लीजिए इनकी पत्नी थी, तो इनके घोड़ा कौन था, तो घोड़ा था लीलागर। और कहते हैं कि इनके मंदिर के अंदर क्या होती है भाई, इनका देवनारायण जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में किसकी पूजा होती है, मंदिर में ईंटों की क्या होती है, पूजा होती है। कहते हैं कि देवनारायण जी ने ईंटों पर बैठकर कठिन तपस्या की थी, इसलिए। इसके अलावा इनके बारे में ये भी याद रखना है कि ये जो थे देवनारायण जी, इन देवनारायण जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है बगड़ावत महागाथा। और आपसे पूछा जाएगा बगड़ावत महागाथा किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी भाई अपने राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। याद रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी ये बातें। फिर इनके बारे में आपको ये भी याद रखना है, और गजब की बात याद रखनी है, देवनारायण जी की जो फड़ होती है, उस देवनारायण जी की फड़ बजाते समय फड़ का वाचन किया जाता है कौन से वाद्य यंत्र द्वारा, तो वाद्य यंत्र का नाम है भाई जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र होता है भाई, जंतर होता है, ये भी याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि पहले दो देवता है, ये पहले देवता है जिनके ऊपर क्या हुआ है भाई, 2011 के अंदर डाक टिकट जारी हुआ था। दूसरे देवता है वो कौन से हैं भाई, तेजाज जी। और देवता है जिनके ऊपर 95 रुपए का डाक टिकट हुआ था। और इनकी फड़ है, इस फड़ पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। कैसा टिकट, डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट, फड़ पर डाक टिकट कब जारी होता है भाई, तो इनकी फड़ पर जो डाक टिकट होता है वो 1992 में होता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सर्वाधिक गाथाओं वाली और सबसे छोटी भी मानी जाती है। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है भाई, याद रखना है। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, देवनारायण जी को कहा जाता है। और देवनारायण जी किसके समकालीन थे, तो देवनारायण जी के समकालीन लोक देवता थे बाबूजी राठौड़। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। कहते हैं कि देवनारायण जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में आप दूध चढ़ा सकते हो, दही चढ़ा सकते हो, छाछ और राब भी चढ़ा सकते हो। ये भी आपको याद रखना है ना भाई। आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्लास डेली होती है, घबराना नहीं है।
अमृत मिशन योजना के अंतर्गत परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई है? तो एक योजना है जिसका नाम है अमृत योजना। कौन सी योजना है भाई? अमृत योजना है। और उस अमृत योजना को सफल बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई है? कलेक्टर को सौंपी गई है, नगर निकाय को सौंपी गई है, या फिर उपखंड अधिकारी को सौंपी गई है, या फिर ये किसके द्वारा सौंपी गई है? तो किसको सौंपी गई है? पहली बात तो याद रख दूं कि ये जो अमृत योजना है, ये अमृत योजना के बारे में याद रखना, अमृत मिशन योजना। कौन सी? अमृत मिशन योजना के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, ये अपने राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, कितने शहरों में? तो राजस्थान के 29 शहरों में संचालित है ये अमृत योजना। और अमृत योजना के बारे में पूछा जाएगा आपसे तगड़ा सवाल। 29 शहर है इसके अंतर्गत, और इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो 25 जून 2015 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये केंद्र सरकार की योजना है, अर्थात इसमें पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भाई स्वच्छता, सीवरेज, पानी और रोडों की क्या करना है भाई? ध्यान रखना है। इसका जो उत्तरदायी होगा वो कौन होगा? वो अगर आपसे पूछा जाएगा तब आपको क्या जवाब देना है इसका? तो इसका जो कार्य है वो कौन देखेगा भाई? तो बताओ भाई, इसका कार्य कौन देखेगा? बताइएगा भाई, बताओ 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 भाई। सवाल अच्छा है, तगड़ा वाला सवाल है। अमृत योजना के बारे में सवाल पूछा गया है, और अमृत योजना से रिलेटेड आपको याद रखना है इसका पूरा क्या नाम है? तो इसका पूरा नाम है, देखो, AMRIT, अमृत। अमृत का पूरा नाम अगर पूछे तो क्या लिखोगे भाई? अटल। क्या लिखोगे भाई? अटल, अटल बिहारी वाजपेयी मिशन, अटल मिशन। उसके बाद क्या लिखोगे? फॉर। क्या लिखोगे? फॉर। उसके बाद क्या लिखोगे? रिजुएशन लिखोगे। क्या लिखोगे? रिजुएशन लिखोगे, रिजुएशन। फिर आपको याद रखना है एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब आप लोग समझे? यहाँ पे लिखा है अर्बन, और अर्बन है मतलब कौन करेगा भाई? नगर निकाय करेगा, जिला कलेक्टर नहीं करेगा। रे भोले भोले साधुओं, किसी ने बी ऑप्शन दिया ही नहीं है, सब ये ठोक रहे हैं। कैसे ठोक रहे हुए? नगर निकायों का काम रहेगा यहाँ पर, कलेक्टर साहब का काम नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब सीवरेज देखने के लिए, रोडे देखने के लिए थोड़ी आएंगे, नगर निकाय के लोग करेंगे। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल है? सवाल ये पूछा है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कार्य कौन कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। और ये सवाल जब छपते हैं ना, मेरिट बनाने वाले सवाल होते हैं पर प्यारे। राइट आंसर बता दो। और जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको अगर किसी भी जीके से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो मैं आपको यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मेरे खुद के नंबर दे रहा हूँ। देखो 6375043346। जब तक आपके एग्जाम है, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप इस नंबर पे मैसेज डाल देना, हो सके तो फोन कर देना, बात हो जाएगी। अगर बात नहीं हो पाए, हो सकता है क्लास वगैरह में रहूं, तो आप मैसेज डाल देना, सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा। बता दीजिए भाई, अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है, बताइए भाई। इसका राइट आंसर क्या है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना में जो वित्तीय आपूर्ति है वो किसके द्वारा दी जा रही है? बस इतना छोटा सवाल है, और बस इतना सा सवाल है, और आपको पता है और आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ चुके हैं। बताइएगा क्या राइट आंसर है इसका? अच्छा सवाल है रे, बता दो। अरे एक सवाल बच्चा है और इतना गजब का सवाल पूछा है, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं भाई। तो बताओ, मरुस्थल को रोकने के लिए क्या चलाया जा रहा है भाई? प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा यह परियोजना संचालित है? और इनमें से एक संगठन का पूछा है, और कौन संगठन हमारे राजस्थान में ये योगदान दे रहा है? बताओ। मरुस्थलीकरण आप लोगों ने पढ़ा है तो बताओ भाई, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किसके द्वारा क्या दिया जा रहा है भाई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा दे रहा है भाई। बताओ, बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने।
तो आप लोगों ने जो आंसर दिए हैं उन आंसरों में से लगभग लगभग लोगों ने क्या दिया है भाई, बेहतरीन आंसर दिया है, तगड़ा आंसर दिया है। किसने दिया है? यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी के बारे में आपको याद रखना है, अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। ये यूएनसी, कईयों ने यूनिसेफ ठोका है, कईयों ने कुछ ठोका है, कईयों ने कुछ ठोका है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा वो यूएनसीसीडी रहेगा। यूएनसीसीडी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम कंजर्वेशन। इसकी स्थापना कहाँ होती है? इसकी स्थापना 1994 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। क्या कार्य है इसका? मरुस्थलीकरण को रोकना। और आपसे पूछा जाएगा 17 जून को क्या मनाया जाता है भाई? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ये भी आपको याद रखना है। सवाल अच्छे अच्छे हैं, तगड़े तगड़े सवाल है और गजब गजब के सवाल है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये अपने राजस्थान के अंदर क्या करता है भाई, ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमें क्या देता है? वित्तीय अनुदान देता है। कौन सा अनुदान देता है? वित्तीय अनुदान, अनुसंधान। यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडब्ल्यूएफ, ये सारे क्या है भाई? अलग अलग है। अच्छे अच्छे सवाल है, तगड़े तगड़े सवाल है। देखो डेटे सारी परीक्षाओं की आपके सिर पर है। जिन्होंने एग्जाम दिया है बेहतरीन तरीके से दिया है, और जिनका एग्जाम होने वाला है वो भी बड़ी शिद्दत और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हमारी भी कोशिश है कि आपकी मेहनत में थोड़ा सा हमारा भी योगदान हो जाए। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के लिए तगड़े तगड़े बेहतरीन सवाल लेकर आए। जो आजकल अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी आपको घुमा रही है ना, उन सवालों में हम एग्जाम से पहले आपको घुमा दें, ताकि आप क्या हो, उन सवालों को अच्छे से समझ सको। मिलूंगा कल फिर नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो क्लास है, इस क्लास का टाइमिंग होता है 8:30 बजे। खत्म कब होती है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सवाल का जब पोस्टमार्टम होता है तो पता नहीं कब कितना टाइम लगता है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। और एक बात कहूंगा कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। अगर हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से उठने की उम्मीद जिंदा रख। देर हुई है, देरी हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। अभी समय है, समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो सफलता पर अग्रसर और सफलता के पर्वत पर अपन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।